नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। और होना भी चाहिए ये चीज़। जितना अधिक आप अपने को बिजी रखेंगे उतना ही आप नेगेटिव थॉट से बचे रहते हैं, है ना। बिल्कुल। तो डेली आप हम लोगों के साथ बने रह करके नई नई चीज़ों को सीखते जा रहे हैं और डे वाइज डे आप और भी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। ये खुशी की बात भी है। इसीलिए सीखने और सिखाने के इसी क्रम में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। ओके, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट का क्लासिफिकेशन कर दिए थे और आज हम उन लिम्फोसाइट्स के डिफरेंट जो फॉर्म हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को स्टडी कर लेते हैं। क्लियर। तो कॉपी और पेन लेकर के आप बैठ गए होंगे और अगर ऐसा है तो चलिए इजाज़त दीजिए, स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड देयर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स और इनका फंक्शन। ओके, टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट एंड देयर फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक इसमें हम लोग देखेंगे कि एक लाइन में अगर इनकी फंक्शन की बात करें ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये लसिकाणु मुख्यतः कोशिका माध्यित माध्यित को एक और शब्द के द्वारा हम लोग कह सकते हैं मध्यस्थीय। प्रतिरक्षा अर्थात सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या हम बात करेंगे CMI प्रदान करती हैं। ये तो ये बात हो गई, कॉमन है ये लिम्फोसाइट्स के लिए, टी लिम्फोसाइट्स के लिए कॉमन है, ठीक है ना। प्रदान करती हैं अर्थात स्वयं आक्रमण करके या कह लीजिए प्रतिजन के ऊपर प्रत्यक्ष आक्रमण करती हैं। अर्थात प्रतिजन पर सीधा आक्रमण करके इन्हें नष्ट करती हैं। ये तो बात हो गई, इनके लिए एक कॉमन बात हो गई। लेकिन अब कितने प्रकार की हैं तो आप सीधे कहेंगे ये, या सीधी सी बात करें यहाँ पर हम अलग से देख लें कि टाइप्स ऑफ
टी लिम्फोसाइट्स। अब टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो इसमें आप देखेंगे क्या कहानी होती है। ध्यान दीजिएगा कि तो जनरली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि ये 4 टाइप की होती हैं। तो यहां पर हम लोग कहेंगे नंबर 1 साइटो विनाशी टी कोश लक्षण, टी लसिकाणु, या हम इसके लिए कहेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या किलर टी सेल्स। इसका मतलब हुआ टीसी सेल्स या किलर टी सेल्स, अर्थात टीके सेल्स। और ध्यान दें इन्हीं को एक और नाम भी देते हैं, ध्यान दें, या CD8 टी सेल्स। अब CD8 टी सेल क्यों कहते हैं, तो इसके लिए हमें एक बात यहां पर ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी सतह पर ग्राही प्रोटीन के रूप में CD8 प्रोटीन पाई जाती है, या ग्राही के रूप में कर लीजिए, ग्राही के रूप में CD8 प्रोटीन पाई जाती है। ये बात हो गई, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इसलिए इनको CD8 टी लिम्फोसाइट कहते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे इनका कार्य क्या होगा, ठीक है ना। इनके कार्य की बात अगर हम करें तो कार्य के लिए सीधा आप कहेंगे कि यह नेचुरल किलर सेल्स की तरह ही परफोरिन प्रोटीन की सहायता से लक्ष्य कोशिकाओं का विघटन करवाती हैं। तो आप लिखेंगे यह भी परफोरिन प्रोटीन की सहायता से प्रतिजनों को नष्ट करवाती हैं या रोगजनकों को नष्ट करती हैं। ये कहानी आपके सामने है। अब दूसरे नंबर पर हम लोग देखें, यहां पर सहायक टी लक्षण, या CD8 टी सेल्स, नहीं CD8 नहीं, CD4 टी सेल्स। इनको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो आप कहेंगे हेल्पर टी सेल्स या
TH सेल्स या CD4 T सेल्स, ये हो गया इनका नाम। अब सवाल उठता है कि अब मुझे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है कि इन्हें, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि CD4 T सेल इनको क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सतह पर ग्राही के रूप में CD4 प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना, इसलिए। अब बात करेंगे कि ये कार्य क्या करती हैं, तो आप कहेंगे ये कोशिकाएं प्रतिजन को पहचान कर सक्रिय हो जाती हैं और इसके बाद में क्या करेंगी, तथा हाँ, यहां पर आपको देखना होगा टीसी सेल्स को प्रतिजन को नष्ट करने के लिए प्रेरित करती हैं या टीसी सेल्स को प्रेरित करके प्रतिजनों को नष्ट करवाती हैं। एक चीज और है, इसके अलावा एक बात और देखना होगा आपको कि टीसी सेल्स को प्रेरित करके प्रतिजनों को नष्ट करवाती हैं, यहाँ तक तो हो गया। इसका मतलब एक CMI में रोल प्ले कर रही हैं या AMI में रोल प्ले कर रही हैं, तो आप कहेंगे यह CMI में TH सेल का कार्य इस तरह से है। लेकिन एक काम और करती हैं ये, क्या, आइए देखते हैं। यहाँ पर A हो गया, तो अब हम लोग B देख लेते हैं, ये क्या कहता है। तो ये B कोशिकाओं को भी एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। आप देखिए, B लिम्फोसाइट्स को एंटीबॉडी निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। अब ये क्या है, तो ये है प्रतिरक्षी मध्यस्थ प्रतिरक्षा या प्रतिरक्षी मध्यस्थीय प्रतिरक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या AMI। इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे AMI में TH सेल की भूमिका इस तरह से आप देख पाएंगे। TH सेल में यहां पर H नीचे की ओर लिखना होगा आपको। TH सेल की भूमिका इस तरह से आप देख पाएंगे। अर्थात ये सहायक टी लक्षण अर्थात हेल्पर टी लिम्फोसाइट किसका प्रेरण करते हैं भाई, CMI में भूमिका निभाती हैं या AMI में रोल प्ले करती हैं या दोनों में रोल प्ले करती हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा, दोनों में। और ध्यान दें, जब HIV वायरस इन कोशिकाओं को नष्ट करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है, तो हमारे शरीर की कौन सी प्रतिरक्षा प्रभावित होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रभावित होगी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रभावित होगी या दोनों ही प्रभावित हो जाएंगी। बिल्कुल आपका सोचना सही है कि दोनों ही प्रभावित हो जाएंगी।
बस आपके सोचने का तरीका सही होना चाहिए, और अगर आप सही तरीके से सोच रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाने से रोक नहीं पाएगी। क्लियर है ना? आइए देखते हैं। अब ये बात हो गई किसकी? सहायक टी लचकाणुओं के लिए। और इसी के नीचे अब अगला पॉइंट हम लोग ऐड करेंगे, कौन? सप्रेसर टी लिम्फोसाइट या मंदनकारी टी लसिकाणु। तीसरी टाइप है टी लिम्फोसाइट का, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे मंदनकारी टी लसिकाणु या इसे हम कहेंगे सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स या इन्हें हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या? TS सेल्स, इस तरह से। अब यहां पर हम लोगों को एक चीज और देखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा समझें कि सप्रेसर टी लिम्फोसाइट इनकी सेल पर रिसेप्टर क्या होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कहेंगे कि इनकी सतह पर भी CD8 प्रोटीन होती हैं। इनकी सतह पर भी CD8 प्रोटीन होती हैं। क्लियर है ना? अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो बेहतर तरीके से आप जान पाएंगे कि ये क्या करती हैं। तो आप कहेंगे यह टी लिम्फोसाइट्स एवं बी लिम्फोसाइट्स के अतिरिक्त सक्रियण को रोकती हैं। अर्थात किसका कार्य कर रही हैं? तो हम कह सकते हैं कि यह जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट हैं उनका अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि हम थोड़ा सा कार्य की बात कर लेंगे। कार्य इनका क्या होता है? तो कहेंगे कि ये टीसी सेल्स व बी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स की अनावश्यक अतिरिक्त सक्रियण को रोकती हैं। अर्थात इन कोशिकाओं का मंदन करके, ध्यान दें, इन कोशिकाओं का मंदन करके दो काम करती हैं। एक तो एलर्जी होने से बचाती हैं तथा स्व प्रतिरक्षा जनित रोग होने से बचाती हैं। एलर्जी व स्व प्रतिरक्षा जनित रोग होने से बचाती हैं। ये बात हो गई।
तो अब एलर्जी क्या है और स्व प्रतिरक्षा जनित रोग क्या है, ये हम लास्ट में आगे जब इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर बताएंगे बच्चों, उस समय आपको पढ़ाएंगे, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगली बात। तो जरा देखिए कि ध्यान दीजिएगा, अब फिर से एक बात आ गई कि जो किलर टी सेल हैं और बी लिम्फोसाइट हैं, इनके कार्यों को नियमित करने का काम, इनके कार्यों को रेगुलेट करने का काम कौन कर रही है? हेल्पर टी सेल कर रही है या सप्रेस कर रही है या दोनों कर रही हैं? जवाब फिर वही आ गया कि दोनों कर रही हैं। इसीलिए इन दोनों को नियामक टी कोशिकाएं या रेगुलेटर टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। तो नीचे आप लिखेंगे नोट, अतः कार्यों के आधार पर टीएस सेल्स व टीएच सेल्स को रेगुलेटर टी सेल्स भी कहते हैं। ये कहानी हो जाएगी आपके सामने, क्लियर है ना? तो इस तरह से आपने 3 तरह की सेल्स को देख लिया और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कुछ और चीजों को। क्या? स्मृति कारी टी लसिकाणु, अर्थात हम यहां पर कहेंगे कि मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। अब मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स की बात अगर हम लोग करें तो यहां पर आप देखेंगे ये, ठीक है ना? अब स्मृतिकारी टी लसिकाणु या मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स, क्लियर है ना? तो यहाँ की बात अगर हम लोग करें तो ये क्या होती हैं, आइए इनकी बात कर लेते हैं। तो कहेंगे ये किसी प्रतिजन के आक्रमण के समय बनकर, किसी प्रतिजन के आक्रमण के समय बनती हैं तथा उस समय बनकर लंबे समय तक शरीर में बनी रहती हैं तथा उसी तरह के प्रतिजन के अगले आक्रमण के समय तीव्रता से द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया प्रदर्शित करने में सहायक होती हैं। तो बनकर लंबे समय तक शरीर में बनी रहती हैं तथा उसी प्रकार के प्रतिजन के, ऐसे ही प्रतिजन के अगले आक्रमणों के समय, ऐसे ही प्रतिजन के अगले आक्रमणों के समय ध्यान दीजिए, ऐसे ही प्रतिजन के अगले आक्रमणों के समय बताइए क्या होता है? तो आप कहेंगे द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया आरंभ करवाकर रोग होने से बचाती हैं।
अब आपको याद आ रहा होगा कि द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया अर्थात सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, और इसी को एनेम्नेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं, जो कि मेमोरी सेल्स के थ्रू इनिशिएट करवाया जाता है, आरंभ करवाया जाता है। और इस प्रक्रिया में मेमोरी टी सेल भी और मेमोरी बी सेल भी दोनों की भूमिका होती है। क्लियर है ना? और याद रहे जैसे कि टीकाकरण के द्वारा भी इसी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को विकसित करवाए जाने की बात होती है। इसकी बात हम लोग आगे जब टीकाकरण डिस्कस करेंगे उस समय हम लोग कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अब 4 तरह की आपने लिम्फोसाइट को देख लिया। कौन कौन सी? विनाशी टी कोशिकाएं, सहायक टी कोशिकाएं, मंदनकारी टी कोशिकाएं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मृतिकारी टी कोशिकाएं। क्लियर है ना? और अब हम लोगों को डिस्कस करना होगा किसके बारे में? बिल्कुल बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो चलिए उसकी ओर चलते हैं। जी हाँ, देखें बी लिम्फोसाइट्स एंड देयर एक्टिविटी। अब बी लिम्फोसाइट एंड देयर एक्टिविटी में हम लोगों को देखना होगा कि बी लिम्फोसाइट क्या है और इनका मुख्य कार्य क्या है। तो जैसे यहाँ पर हम कहेंगे ये वे लसिकाणु हैं जिनका निर्माण व परिपक्वन दोनों ही बोन मैरो में होता है। एक तो ये बात हो गई। अब इनका कार्य क्या है, आइए थोड़ी सी चर्चा उसकी कर लेते हैं। तो आप देखिए ये क्या करती हैं ना कि ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं, अर्थात एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, और वे एंटीबॉडी प्रतिजनों के या रोगजनकों के नष्ट किए जाने में सहायक होती हैं। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे ये प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडीज का निर्माण प्रतिरक्षी का या एंटीबॉडी का निर्माण करके प्रतिजनों को नष्ट करवाती हैं। इस तरह से प्रतिजनों को नष्ट करवाती हैं। ये कहानी हम लोगों को समझना होगा। देख रहे हैं ना, प्रतिजनों को नष्ट करवाती हैं। अब आगे की बात हम लोग थोड़ा सा करें, आगे की चर्चा हम लोग थोड़ी सी समझ लें तो देखेंगे क्या कहानी बन रही है। इसका तो ये फंक्शन आपने देख लिया, लेकिन ये कार्य यह किस प्रकार से करती हैं, कैसे करती हैं, तो आप देखेंगे इनके सक्रियण व सक्रियता को निम्न चार्ट द्वारा समझा जा सकता है। अब कैसे समझेंगे इनकी सक्रियता को, कौन से चार्ट द्वारा समझेंगे, उस चार्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। आइए यहां पर, जी हाँ,
इसको अलग छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखें, देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि एक ये नॉर्मल बी सेल है। सिंपली आप देखिए, इसको हम लोग लिख रहे हैं क्या, नॉर्मल बी सेल। एक तो ये हो गई। अब ये क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं एंटीजन। एंटीजन कहिए या प्रतिजन कह सकते हैं आप इसे,
हिंदी में आपको न समझ में आ रहा हो तो मैं लिख दे रहा हूँ प्रतिजन। तो देखिए प्रतिजन सीधे जुड़ सकता है बी सेल के ऊपर। प्रतिजन क्या कर सकता है? सीधे जुड़ सकता है बी सेल के ऊपर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रतिजन का बी सेल पर जुड़ना, एक तो ये बात हो गई। स्पष्टता के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर कह दें कि इसको कहेंगे बी सेल। तो प्रतिजन का बी सेल पर जुड़ना, एक बात ये हो गई। तो इससे क्या होगा? बी सेल का सक्रियण। तो इससे हो जाएगा, आप देखेंगे बी सेल का सक्रियण। तो अब देखिए इस तरह से सक्रियण हो रहा है। लेकिन बी सेल के सक्रियण की और विधियां भी हैं। कैसे? प्रतिजन को फैगोसाइटोसिस द्वारा खा लिया गया। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे एपीसी, अर्थात एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। जी हाँ, ये देखिए मैंने लिखा यहां पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या एपीसी। तो एपीसी ने, अब आप कहेंगे कि एपीसी क्या है? तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उन महाभक्षकाणु कोशिकाओं को कहते हैं, उन मैक्रोफेज कोशिकाओं को या उन फैगोसाइट्स को कहते हैं जो प्रतिजन को कोशिका भक्षण द्वारा खा लें और प्रतिजन को पचा करके उनके टुकड़ों को लाकर उपस्थित करवा दें बी कोशिकाओं के ऊपर। तो इन्होंने एंटीजन को इंजेस्ट किया और एंटीजन को डाइजेस्ट किया टुकड़ों में, और इन एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स को, अर्थात इसको देखिए मैं लिखने जा रहा हूं क्या, प्रतिजन के टुकड़े जी हां, प्रतिजन के टुकड़े जो चले जा रहे हैं कहां पर? यहां पर आप देखिए ये हैं। अब ये जा रहे हैं कहां पर? ये जाकर जुड़ रहे हैं बी सेल पर। अगर बी सेल पर प्रतिजन का खुद जुड़े या प्रतिजन का कोई टुकड़ा जुड़ जाए तब भी बी सेल का सक्रियण हो जाएगा। एक और तरीका है बी सेल के सक्रियण का। कैसे? प्रतिजन जाकर के जुड़ जाए टीएच सेल पर, अर्थात हेल्पर टी लिम्फोसाइट पर जुड़ जाए, और हेल्पर सेल देखिए मुक्त करती हैं किसको? तो आप कहेंगे, ध्यान दें, लिम्फोकाइंस को। या अगर इन लिम्फोकाइंस का अमीनो अम्ल क्रम ज्ञात किया जा चुका है कि पहली पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड है, दूसरे पर कौन सा है, तीसरे पर कौन सा है, तो इन लिम्फोकाइन को कहा जाएगा इंटरल्यूकिन्स। और ये लिम्फोकाइन या इंटरल्यूकिन जाकर जुड़ जाएंगी बी लिम्फोसाइट पर, तब भी बी सेल का सक्रियण हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको 3 तरीके बता दिए बी सेल के एक्टिव हो पाने के। अब यहां पर आप ध्यान दें कि बी सेल का सक्रियण हुआ, तो अब इसके लिए हमने लिख दिया क्या, एक्टिव बी लिम्फोसाइट। एक्टिव सेल कहिए या एक्टिव बी लिम्फोसाइट कहिए, एक ही बात होगी। अब एक्टिव बी सेल क्या करती है? प्रोड्यूसेस बाय माइटोसिस। जी हां, सूत्रीय विभाजन के द्वारा उत्पन्न करती है क्या? क्लोन्स ऑफ बी सेल्स। और यहां पर आप देखेंगे इस तरह से बी सेल के क्लोन का बनना कहलाता है क्लोनल सिलेक्शन या क्लोन चयन। अब
अब इनमें से अधिकांश कोशिकाएं बदल जाती हैं किसमें? प्लाज्मा कोशिकाओं में। कोशिका में, या इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान दें, इन्हीं को कहते हैं कार्ट व्हील सेल। जी हाँ, कार्ट व्हील कोशिकाएं। जी हाँ, आप ध्यान देंगे। अब कार्ट मीन्स होता है बैलगाड़ी, ठीक है ना, तो बैलगाड़ी के पहिए के जैसी ये दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें कार्ट व्हील सेल कहते हैं। या इन्हीं को कहा जाता है प्रभावोत्पादक बी सेल्स। प्रभावोत्पादक बी कोशिकाएं, मैं पूरा लिख दूं, इस तरह से, या इन्हीं को हमको बोल सकते हैं इफेक्टर बी सेल्स। इस तरह से। और इनकी खास बात मैं आपको अगर बताऊं बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या कार्य करती हैं, तो आप कहेंगे ये सामान्य बी सेल्स की तुलना में अत्यधिक तेजी से एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। तीव्रता या अत्यधिक तीव्र दर से एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर बच्चों एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूँगा कि आप ध्यान दीजिए कि इससे, इस लाइन से आपको क्या पता चलता है कि एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा सेल करती हैं या नॉर्मल बी सेल कर सकती हैं या दोनों कर सकती हैं? दोनों ही कर सकती हैं। लेकिन एंटीबॉडी निर्माण के लिए जो विशेषीकृत कोशिकाएं हैं वो कौन हैं? ये प्लाज्मा सेल हैं। ये प्लाज्मा सेल क्या हैं? तो हम कहेंगे कि ये प्लाज्मा सेल बी कोशिकाओं का ही बड़ा एवं अधिक सक्रिय रूप हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं बी सेल्स का बड़ा व अधिक सक्रिय रूप। इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, इस तरह से आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ें हैं, यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, तो इसमें से आप देखेंगे इनमें से कुछ कोशिकाएं जी हाँ, ध्यान दें, इनमें से कुछ कोशिकाएं बदल जाती हैं किसमें? किसमें? तो आप कहेंगे मेमोरी बी कोशिकाओं में या स्मृतिकारी बी कोशिकाओं में।
स्मृतिकारी बी लसिकाणु। अब सवाल उठता है कि इनका कार्य क्या होगा। इनका कार्य भी स्मृतिकारी टी लसिकाणुओं के जैसा होगा, अर्थात लंबे समय तक शरीर में बने रहकर उसी प्रकार के प्रतिजन के अगले आक्रमण के समय द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न करवाती हैं। तो इसके लिए आप कहेंगे लंबे समय तक शरीर में रहकर प्रतिजन के अगले आक्रमणों के समय द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया आरंभ करवाती हैं। प्रतिरक्षा अनुक्रिया आरंभ करवाती हैं। मैं यहाँ पर पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही होगी, तो फिर मैं एक बार बोल देता हूँ कि ये स्मृतिकारी लसिकाणु लंबे समय तक शरीर में रहकर उसी प्रकार के प्रतिजन के अगले आक्रमणों के समय द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रिया आरंभ करवाती हैं तथा रोग होने से बचा लेती हैं। अर्थात सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स या एनेम्नेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करवाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के फंक्शन से रिलेटेड बातें। अब इसके बाद आगे बात आती है किसकी? आगे बात आती है एंटीबॉडीज़ की। जिन प्रतिरक्षी का निर्माण ये करवा रही हैं वो प्रतिरक्षी होती कैसी है, उसकी रचना कैसी होती है, उसकी बात करेंगे। क्लियर है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिरक्षी की बात करते हैं बच्चों, और यहाँ पर देखेंगे प्रतिरक्षी। जानते हैं ये ऐसी सुरक्षात्मक प्रोटीन होती हैं जो प्रतिजन के विरोध में काम करती हैं, प्रतिजन का अपोज करती हैं। इसीलिए इन्हें प्रतिरक्षी मतलब प्रतिजन विरोधी प्रोटीन कहते हैं। और ध्यान दें, इन्हें इंग्लिश में एंटीबॉडीज कहते हैं। अब इम्यूनिटी में, और ध्यान दें, इनका जो नेचर होता है वो ग्लोब्यूलर होता है, गोलाकार प्रकार की होती हैं, इसीलिए इन्हें ग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। और ग्लोब्यूलिन्स असल में 3 तरह की होती हैं, अल्फा ग्लोब्यूलिन्स, बीटा ग्लोब्यूलिन्स और गामा ग्लोब्यूलिन्स। तो ग्लोब्यूलिन्स की गामा ग्लोब्यूलिन कैटेगरी को ये बिलोंग करती हैं, अर्थात ये गामा ग्लोब्यूलिन होती हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हम यही लिखेंगे, ये रुधिर व लसिका में स्थित एक प्रकार की गोलाकार प्रोटीन है कि गोलाकार प्रोटीन है अर्थात ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स या हम इन्हें कहें कि गामा ग्लोब्यूलिन्स। इसीलिए मैंने ग्लोब्यूलिन्स नहीं लिखा, एक प्रकार की ग्लोब्यूलिन्स लिखा, एक प्रकार की ग्लोब्यूलिन लिखा। अर्थात ग्लोब्यूलिन्स तो अल्फा ग्लोब्यूलिन भी हैं लेकिन वो एंटीबॉडी नहीं है, बीटा ग्लोब्यूलिन भी हैं वो एंटीबॉडी नहीं है, तो गामा ग्लोब्यूलिन हैं, ठीक है ना, हैं जो
प्रतिरक्षा में सहायक होने के कारण इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी कहलाते हैं। जी हाँ, ध्यान दें, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी कहलाते हैं और तथा इनका अणुभार अणुभार 1,50,000 से 9 लाख तक हो सकता है। ये कहानी आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है ना? अब सवाल उठता है कि बात आएगी स्ट्रक्चर से रिलेटेड या संरचना की बात हमें करनी होगी, तो आप लिखेंगे एंटीबॉडी की संरचना। क्लियर है ना? तो या एंटीबॉडी के अणु की संरचना। तो बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, सलाह देता हूं कि एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ से बना लीजिए। अगली क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी के उस डायग्राम को बना करके भी दिखाऊंगा और उसे समझाऊंगा भी, उसकी संरचना कैसी होती है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वहाँ पर बताऊंगा भी। ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक हम लोग कंप्लीट करते हैं क्लास को। अगले लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक बार फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।